हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम केबीएस पीआरटी के जो है टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपकी प्रतीक शिवालिक सर जी द्वारा जो है ये बुक है। एक बेसिकली कह सकते हैं 20 टेस्ट इसमें दिए गए हैं फॉर पीआरटी। ठीक है ना। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम कवर कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि ईवीएस जो हम कवर कर रहे हैं ये 20 मार्क्स का आपके इसमें आता है। सेट सी है इसका। अगर आपने अभी तक इसके सेट ए और बी नहीं देखे हैं और साथ ही आपने हिंदी नहीं देखी है, पूरी हिंदी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, तो वो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी किया करें अपने मित्रों के साथ जो केबीएस सुपरटेट इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भले टीचिंग एग्जाम हो। अगर ये 20 टेस्ट जो दिए गए इनका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन का लिंक भी हमने आपको दे दिया है, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। इसके पहले आप लाइक कर दें क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। चलिए, 131वां प्रश्न जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, 3 गलत है, 1 सत्य है। तो बताइए। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां केवल स्थानिक प्रजातियां रहते हैं। दूसरा है यह केवल पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए है। या तीसरा है यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों को संरक्षित करने के लिए है। और चौथा दिया है इसकी सीमाओं के भीतर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं है। बताइए। तो इसमें जो है आपका एक कथन जो है सत्य कौन सा है। तो देखिए, क्या केवल स्थानिक प्रजातियां आती हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पौधे व जानवर ही आते हैं? ऐसा भी नहीं है। और क्या इसकी सीमाओं के भीतर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है, कोई अन्य क्षेत्र भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है वो आपका सही होगा कि यह जैव विविधता और उसकी जो मूल संस्कृति है दोनों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ जो वहाँ का कल्चर है उसको भी बनाए रखता है, किसी को भी कोई किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। तो देखिए, इसके आगे आपको याद रखना होगा कि जो पहला जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट ऑफ इंडिया बेसिकली कह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। तो वो है आपका नीलगिरी। कब बना था? 1986 में ये बना था। किसके अंतर्गत ये बनते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? MAB। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो वो होता है आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना। बायोस्फीयर प्रोग्राम है यहाँ, प्रोग्राम। ठीक है ना। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये सारी जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है 132वां कि प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी ये क्रिया सम्मिलित नहीं है? बाष्पन नहीं होता है, बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, अवक्षेपण या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन या फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। बताइए, तो क्या नहीं होता है? तो इसमें जो आप बेसिकली पूछा गया है वाटर साइकिल या जल जल चक्र। ठीक है ना। चलिए, जल चक्र में जो है कौन सी क्रिया शामिल नहीं होती है? तो बाष्पन क्या होता है आपको पता होगा कि जब कोई द्रव ताप पाकर सतह से क्या होता है कणों के गैस के कणों के रूप में ऊपर चला जाता है, तो वो आपका बाष्पन होता है। तो ये तो जल चक्र में हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों के द्वारा जो अनावश्यक पानी है वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो ये भी पानी हो रहा है जल चक्र में। अवक्षेपण बेसिकली प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ये होता है आपका वाटर रिसाइकल फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी कि जो आपके बादल हैं वो पानी बरसाते हैं बूंदों के रूप में, तो वो होता है अवक्षेपण आपका। तो ये भी वाटर साइकिल में आता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो इसमें नहीं आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हम जो जल चक्र को सम्मिलित नहीं करते हैं। चलिए, 133वां प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? फर्न के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, चारे के लिए या आम का वृक्ष? तो देखिए, आम के वृक्ष के लिए तो जरूरी है, वो तो ऑक्सीजन वैसे बनाता है, घास भी बनाती है, फर्न भी उपयोगी है। लेकिन जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है आपका, कह सकते हैं हम राइजोबियम, तो उसके लिए यह हानिकारक होती है। ठीक है ना। याद रखिएगा, ये प्रश्न हमने आपका सेट जो है बी जो कल डिस्कस किया था उसमें भी ये बात बताई थी। चलिए, 134वां प्रश्न है आपका कि अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि क्या कारण है?
सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना आरंभ करता है। या दूसरा दिया है जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तीसरा दिया है बादलों में घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। और चौथा है वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होते हैं। बताइए क्या है कि अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए क्या सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना आरंभ करता है, इससे कुछ होता है? नहीं होता है। बताइए बादलों में घर्षण के कारण होती है? ये भी नहीं। और क्या पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होते हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर है आपका जो दूसरा विकल्प दिया है वो सही है कि जो एसिड रेन है आपकी वो किससे होती है? जीवाश्म ईंधन, आपकी जो फैक्ट्री हैं, चिमनी हैं, तो इनसे क्या होता है आपका जो है, जो आपकी जो कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो वो आगे जाके क्या बना लेते हैं आपका, जो वो बना लेते हैं नाइट्रिक अम्ल कह सकते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल और गंधक ये बना लेते हैं। ठीक है ना, सल्फर बना लेते हैं तो ये बरसते हैं अम्लीय वर्षा के रूप में। तो ये क्या करते हैं, हमारे लिए नुकसान करते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आगरा का आपका ताजमहल है उसका पीला, मतलब जो वहाँ का रंग है उसका पीला पीला पड़ता जा रहा है, वहाँ की जो संगमरमर है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी आपका अम्लीय वर्षा होती है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 135वां कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, या यहाँ पर लिखा है मांसाहारी कहलाते हैं। तो बताइए वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करेंगे। तो देखिए बताइए ऐसा क्या अपघटक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अपघटक डिकम्पोजर होते हैं, तो ये तो खाते हैं, मतलब जो मर जाते हैं जीव जंतु उनको खा लेते हैं। उत्पादक ऐसा कुछ करते हैं? बताइए उत्पादक, उत्पादक तो आपके वो होते हैं हरे पौधे हो गए, ठीक है ना, जो फोटोसिंथेसिस करके आपका काम चला लेते हैं। मांसाहारी मरे हुए, मतलब जो क्या करते हैं दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं या उनका मांस खाते हैं। तो उत्तर आपका एक ही बचा जो है, बताइए क्या? शाकाहारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको जो है प्रश्न पसंद आ रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है। चलिए 136वां इंपोर्टेंट है, वे 3R कौन से हैं, 3R, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों की लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे? क्या है? रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूज, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूज, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूज, रीयूज और रीडिस्ट्रीब्यूट, या चौथा दिया है रिड्यूज, रिसाइकल या रीयूज। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका होता है आपका रिड्यूज। रिड्यूज को हम हिंदी में क्या कहते हैं कि आप कम उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही किसी भी चीज का प्रयोग करें। रिसाइकल क्या होता है? उसका पुनः चक्रण। ठीक ना, कुछ भी चीज को इस प्रकार से उपयोग करें कि उसको हम फिर से उपयोग कर सकें। रीयूज कैसा होता है आपका? पुनः उपयोग, किसी भी चीज का हम फिर से उपयोग कर सकें। तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3R जो है होते हैं, इनको आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए 137वां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अमरकंटक जीवमंडल भंडार, यानी कि अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है? इसे हम क्या कहते हैं? कभी कभी आपको अचान जो है, अचान कमार, अचान कमर भी आपको शायद देखने को मिल जाता है। तो बताइए अमरकंटक द्वीपमंडल कहाँ है? उड़ीसा में है, अरुणाचल में है, मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़? बताइए कहाँ पर है? तो आपका जो अमरकंटक है ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका सोनवा नर्मदा नदी के निकट। ठीक है ना, ये पड़ता है, याद रखना। ये टाइगर रिजर्व भी है आपका, और ये कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। क्या उड़ीसा में भी कोई है? बताइए। तो उड़ीसा में बिल्कुल है आपका, जैसे हम कह सकते हैं सिमलीपाल। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है। क्या अरुणाचल में भी कोई है? बिल्कुल है। जो आपका दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है? वो तो आपका अरुणाचल में है। क्या एमपी में भी कोई है? बिल्कुल है। तो पन्ना आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है। चलिए आगे 138वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 की कुल अनुमानित लागत थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बताइए 2600 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए, या 3700 करोड़ रुपए? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 2200 करोड़ रुपए, जो जनगणना सेंसस से 2011 हुआ था उसकी लागत थी। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। चलिए 139वां प्रश्न है कि विश्व पक्षी दिवस
तो यहाँ पर देखिए आप विश्व को काट के कर लीजिएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका नेशनल, ठीक है। तो नेशनल बर्ड्स डे यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 14 नवंबर, 12 नवंबर या 18 अक्टूबर? बताइए इसका उत्तर क्या होगा सही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 12 नवंबर। 12 नवंबर को हम जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपका जो 12 नवंबर को है क्या था, जो भारत के एक महान पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर सलीम अली, आपने नाम सुना होगा और इन्हें जानते भी होंगे, डॉक्टर सलीम अली। तो इनका जो है जन्मदिन होता है, तो इसके उपलक्ष्य में हम पक्षी दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये महान एक पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका बताइए। तो नेशनल पार्क जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, तो ये आपकी पड़ती है गोवा में, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, अंतर भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 140वां प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का नतीजा था यूएनसीएसडी, यूएनएफ डब्ल्यूएसएसडी या यूएनसीईडी? बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? आपका कह सकते हैं हम जो है ग्लोबल वार्मिंग से इसका संबंध है, और कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है, ठीक ना। इससे क्या हो रहा था कि जो ग्रीन हाउस गैस काफी बढ़ता रहा था, यानी कि जो आगे हम बता रहे हैं, तो बताइए जैसे कि कह सकते हैं कि या क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ पड़ता है ये भी बताइए। तो ये पड़ता है आपका जापान में हुआ था, ठीक है ना। कब? 1990 से 1997 में अपनाया था ये, ठीक है ना। और 2005 में इसको पूर्ण रूप से जो है अप्लाई यानी कि लागू कर दिया गया था। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें आपकी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, उनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो आपका ओजोन है, ठीक ना, वो कमजोर होता है। तो जिससे क्या होता है, ऊपर ये गैसें जमा हो जाती हैं, तो जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ जाता है, तो जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसलिए लाया गया था कि इसके द्वारा हम इन देशों जो इसमें एग्रीमेंट करेंगे, लगभग यूएनओ के सारे देश जो इसमें एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें ये बात कही गई थी कि आप लोग जो है ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग कम से कम करेंगे, जिससे है ग्लोबल वार्मिंग कम हो। तो ग्रीन हाउस गैसें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है ना। मीथेन है आपकी, जैसे आपकी सीएफसी हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका वाष्प हो गया, ठीक है ना, वेपर, और साथ ही आपकी O3 ओजोन, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसका जो नतीजा रहा क्या क्या बना था, वो बना था UNFCCC, जिसे हम इंग्लिश में अगर कहेंगे फुल फॉर्म तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। और आगे होता है सी इसका होता है कंजर्वेशन कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं, आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब आया था? ये आया था आपका 1994 में आया था। और बॉन जो है जर्मनी में इसका जो है हेडक्वार्टर, इनकी मुख्यालय है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए 141वां प्रश्न है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट हर 2 साल में किस पर्यावरण संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? NTCA, सेब या WWF या इनमें से कोई नहीं? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, किसके द्वारा जारी की जाती है? वो है WWF, जिसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहा जाता है। और 1998 से जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 142वां प्रश्न है कि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था, यानी कि मुख्य जो लक्ष्य था वो क्या था? न्याय और इक्विटी के साथ विकास, तेजी से और अधिक समावेशी विकास, या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, या भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? बताइए क्या था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है उसकी आय को हमें दुगना करना है,
चलिए 143वां प्रश्न है आपका, MOEF का पूरा नाम क्या है? मेंबर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एंडेंजर फॉरेस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, या मेंबर ऑफ एंडेंजर्ड फॉरेस्ट। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? MOEF का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये जो मंत्रालय है आपका, ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। कब बना था? 2014 में ये बनाया गया था। ठीक है ना। किस लिए? ये आपका प्रोटेक्ट करेगा जो है जंगल को, उन्हें रिस्टोर करेगा और इनहेजिंग करेगा। ठीक है ना। जंगलों को प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना बेसिकली इसका मुख्य कार्य था। चलिए 144वां इंपोर्टेंट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है। नेशनल पार्क आपका बताइए जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है या केरल में है? कहाँ पर है? तो देखिए ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क। किसके नाम पर है? ये आपके सी राजगोपालाचारी जो है उनके नाम पर ये पड़ा था। क्या उत्तराखंड में और भी हैं? तो बिल्कुल हैं। चलिए यहाँ बता देते हैं, यूके यानी कि उत्तराखंड में आपके कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं आपके जिम कॉर्बेट, आपने लिख भी सकते हैं। जिम कॉर्बेट का आपके बाद हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है ना। इसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, और इसके बाद हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है। और इसके बाद आपका एक और पड़ता है नंदा देवी। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं आपकी ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसके बाद आपका दूसरा राज्य जैसे दिया है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के भी आपको याद रखने हैं। तो वो है आपके किश्तवाड़ पूछा जाता है, दाचीगम, ठीक है ना, और सलीम अली। ये सारे जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। गोवा में कोई है क्या? बिल्कुल है, मोलेम नेशनल पार्क है जिसे भगवान महावीर भी कहा जाता है। इसके बाद है आपका केरल दिया है इंपोर्टेंट, तो केरल में कौन है आपके? जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम, एराविकुलम इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। और पेरियार नेशनल पार्क, और इसके बाद आपका अनमुदी नेशनल पार्क जो है, ये सारे जो हैं आपके केरल में पड़ते हैं। तो सभी जो है 4 स्टेट्स के आपको याद रखना है। चलिए आगे है 145, सितंबर 2018 तक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 142, 130, 116 या 128? ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो ये पुराना प्रश्न है, तो इसका हम सीधे आपको उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 100 जो है 30। किसके द्वारा जारी की जाती है? आपका UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। तो 100 आपका ये हो गया 2018 में। अगर 2019 की भी आपसे पूछी जाए तो ये एक पायदान और आ गया था, 129वें स्थान पर ये रहा था। चलिए 146वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन, या इतना याद रखिए कम से कम, सतनामी आंदोलन के जो कि चमड़े के काम करने वालों के सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए काम करता था। इसकी स्थापना यानी कि जो स्थापना निम्न जाति के किस नेता ने की थी? बेसिकली आपको जो सतनामी आंदोलन है उसके नेता बतानी है। घासीदास थे, श्री नारायण गुरु थे, वीर सैलिंगम पंतलू थे या रामास्वामी नायर? तो देखिए जो सतनामी आंदोलन है उसके जो थे वो थे आपके गुरु घासीदास। ठीक है ना। इतना ही याद रखना है। चलिए 147वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किससे हो गया? बताइए, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खां, निजाम उल मुल्क असफ जाह या अली वर्दी खान? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान के समय जो है बंगाल जो है वो मुगल से अलग हो गया था। ठीक है ना। कौन था ये मुर्शिद कुली खान? ये आपका जो है याद रखना है बंगाल का पहले नवाब भी था, पहला नवाब भी था मुर्शिद कुली खां। ठीक है ना। इसने एक शहर की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है मुर्शिदाबाद। ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। चलिए 148वां प्रश्न है, और अभी तक अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मिलता है हमें मोटिवेशन। चलिए, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो देखिए बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। तो बताइए उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे?
कॉर्नवालिस थे, कैनिंग थे, डलहौजी थे और हेस्टिंग। कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था आपका? 1856 से और 1862 तक। तो इसी बीच क्या क्या हुआ था देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो बुधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था आपका। सबसे इम्पोर्टेंट 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक ना। और ये भारत के पहले वायसराय भी थे, भारत का पहला जो है वायसराय भी रहा था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 149वां प्रश्न है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ये बात याद रखना है, आपको गलत बताना है। तो अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, क्या ऐसा गांधी जी ने कहा था? ठीक है ना। दूसरा है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, ऐसा गांधी जी ने कहा था? बिल्कुल कहा था। ये तो आपका सही हो गया। आपको बताना है कि विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो छांटना है। तो ये तो सही है आपका, तो ये तो उत्तर हमारा नहीं होगा। पश्चिमी शिक्षा ने जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया है, तो ऐसा भी गांधी जी ने कहा था। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की जो है औपनिवेशिक ज्ञान पर बल दिया, तो ऐसा भी कहा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय जो है अपने परिवेश से जुड़े रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न है 150वां कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोट्टी श्री रामल्लू या महात्मा गांधी? तो देखिए, जो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उसका नेतृत्व कौन किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी जी ने किया था। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये थे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए, आपके कितने सही निकले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।